नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एस्पिरेट जून 2026 के लिए साइकोलॉजी का पार्ट 6 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 6 का जो पहला क्वेश्चन है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज नॉन एज स्टेज ऑफ हाई प्रेशर एंड टेंशन। देखिए, विकास का वो कौन सा काल है जो कि अत्यधिक दबाव और तनाव का काल है, तो वो है आपका किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, बात करें किशोरावस्था की तो ये बाल्य अवस्था का यहाँ पे आपका एक महत्वपूर्ण काल है। अगर बात करें किशोरावस्था की तो ये कब से कब तक आता है, तो ये बाल विकास में 12 से 18 वर्ष की जो उम्र है, इस बीच आपका किशोरावस्था आता है, एडोलसेंस आता है। एडोलसेंस की अगर मैं बात करूं तो एडोलसेंस का जो सबसे पहले जो किशोरावस्था के बारे में जो बताया था, वो किसने बताया था, तो वो बताया था आपका स्टेनले हॉल। आपको ये नाम याद रखना है, किसने बताया था, आपका स्टेनले हॉल जो है, इनके द्वारा सबसे पहले इनकी एक किताब आई थी। इनकी जो फेमस बुक थी उसका नाम था एडोलसेंस आर सो कॉल्ड स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम बाय स्टेनले हॉल। तो ये किताब इनकी बहुत बहुत महत्वपूर्ण थी। इसी किताब में इन्होंने किशोर अवस्था के बारे में बताया था। देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल विकास की या विकास की वो कौन सी अवस्था है जिसको बसंत ऋतु की अवस्था कहा जाता है, तो वो है आपकी किशोरावस्था। अच्छा, किस अवस्था को उलझन की अवस्था कहते हैं, तो वो भी आपकी किशोरावस्था है। किस अवस्था को अमूर्त चिंतन होता है, जो व्यक्ति सिर्फ दिमाग से सोच रहा है कि मतलब चीज़ उसके सामने नहीं है तब भी वो उसका आंसर दे रहा है उसको सोच कर, तो वो भी आपका किस अवस्था में होगा, तो अमूर्त चिंतन होता है, वो भी आपका किस अवस्था में होगा, आपका एडोलसेंस पीरियड में होगा, किशोर अवस्था में होगा। अच्छा, गोल्डन एज किस काल में होगा, तो गोल्डन एज भी आपका इसी अवस्था में, आपका किशोर अवस्था में। और सबसे पहले इसके बारे में जो बताया था तो 1904 में जो इनकी किताब आई थी, प्रसिद्ध पुस्तक स्टेनले हॉल की, तो उसके द्वारा बताया गया था। उसी प्रकार आपका बहुत सारी अवस्थाएं हैं। अगर आप भी एस्पिरेट जून 2026 की तैयारी करें और आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 रुपीज़ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। और अब वो समय आ चुका है जब आपको तैयारी है करनी है एस्पिरेट जून 2026 की, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली है। जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप बाद में रिकॉर्डेड कभी भी और किसी भी समय देख सकते हैं। वीकली मॉक टेस्ट, और साथ में हम आपको इसमें मॉक टेस्ट सीरीज़ भी बहुत जल्द एसपी टेट के लिए चलाने वाले हैं। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप 7876145409, देर ना करें और जल्दी जुड़िए। जहाँ पे 500 से ज़्यादा बच्चे हमारे बैच के एनरोल हो चुके हैं। चाहे आप एचपी टेट आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, आप जेवीडी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नॉन मेडिकल, मेडिकल, एचपी टेट हिंदी की, तो आप सेम नंबर पे जुड़ के हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। 7876145409। साथियों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकास की किस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, तो वो है आपकी बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, जो कि आपकी 6 से 12 साल के बीच में आती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि विकास की वो अवस्था जिसको जीवन का अनोखा काल या यूनिक पीरियड कहते हैं, तो वो आपकी चाइल्डहुड पीरियड है। अच्छा, आरंभिक स्कूल की आयु किस अवस्था को कहा जाता है, तो जब आप स्टार्टिंग में स्कूल जाते हैं तो बाल्यावस्था में ही जाते हैं, तो आरंभिक स्कूल की आयु भी किसको बोलते हैं, बाल्यावस्था को बोलते हैं। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि स्मार्ट एज के नाम से किस चाइल्डहुड की किस एज को स्मार्ट एज कहा जाता है, या विकास की किस अवस्था को आपका सफुर्ती की अवस्था या स्मार्ट एज कहा जाता है, तो वो भी आपकी बाल्यावस्था। अच्छा, किस अवस्था को आपकी डर्टी एज, गंदी अवस्था कहा जाता है, तो डर्टी एज या गंदी अवस्था भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। अच्छा, खेल की अवस्था, अब इस अवस्था में क्या बच्चा गेम भी खेलते हैं जब छोटे होते हैं, तो खेल की अवस्था भी कौन सी, चाइल्डहुड की अवस्था है। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, गैंग एज, टोली या समूह में बच्चे बाल विकास की किस अवस्था में रहते हैं, तो वो भी आपकी बाल्य अवस्था में रहते हैं। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखना है। और किस अवस्था में आपकी जो बालक की हाइट है वो क्या है, बालिकाओं से कम होती है, मतलब कि गर्ल्स की हाइट ज़्यादा होती है और बालिकाओं की कम होती है। तो देखा होगा आपने कि जो आपकी 6 से 12 साल के बीच में क्या होता है, जैसे जो 6 से 12 साल की लड़की होती है वो लंबी होती है, जबकि लड़के क्या है उनसे थोड़े छोटे होते हैं। तो इस एज में क्या है, लड़कियों की हाइट थोड़ी बड़ी होती है और बालक की मीडियम होती है। तो यह भी पूछा गया क्वेश्चन है कि किस अवस्था में बालिकाओं, गर्ल्स की हाइट ज़्यादा होती है, बॉयज़ से अधिक होती है, तो वो आपकी बाल्य अवस्था में होती है। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है।
सारे सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक तत्व नहीं है। देखिए संज्ञानात्मक तत्व कौन सा नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो देखिए विचार, अवधान और प्रत्यक्षण, ये देखिए ये मानसिक चिंतन की प्रक्रिया है आपका विचार। और अवधान की बात करें अटेंशन, तो ये किसी विशेष चीज़ पर जो है ध्यान केंद्रित करता है, तो ये भी संज्ञान की प्रक्रिया है। प्रत्यक्षण भी क्या है, ये इंद्रियों के माध्यम से जानकारी को समझना और उसकी व्याख्या करना। तो ये तीनों तो आपके क्या है, तीनों तो आपके संज्ञानात्मक तत्व है, लेकिन भावना आपका संज्ञानात्मक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। देखिए पावलोव ने तो नहीं दिया, जीन पियाजे ने भी नहीं दिया, वाइगोत्स्की ने भी नहीं दिया, तो किसने दिया होगा। तो जी हाँ, ये दिया था गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादियों। जो गेस्टाल्टवादी थ्योरिस्ट है उनके द्वारा यहाँ पे जो सीखने के जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग है, उन्होंने इसकी बात की थी। जैसे कि आपके इस सिद्धांत के जो मुख्य प्रतिपादक है वो है भैया आपके वोल्फगैंग कोहलर। कोहलर साहब की बात करें तो ये एक प्रसिद्ध गेस्टाल्टवादी है। जो आपके वोल्फगैंग जो इनके द्वारा इनकी जो थ्योरी ऑफ इनसाइड थ्योरी ऑफ जो लर्निंग है, अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है, वो दिया था भैया आपका मुख्य रूप से वो दिया था आपका कोहलर साहब ने, जिसमें इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था भैया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें इनकी तो इन्होंने जो है यहाँ पे क्या दिया था, कोहलर साहब के द्वारा इनसाइड लर्निंग थ्योरी ऑफ जो इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो दी गई थी। साथियों इन्होंने यहाँ पे क्या दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, जिसमें व्यक्ति अपनी सूझ और अंतर्दृष्टि की मतलब कि अचानक क्या है उसका समाधान को खोज लेता है। ठीक है, कोहलर ने क्या किया था, एक चिंपैंजी पे प्रयोग किया था, जिस चिंपैंजी का नाम था आपका सुल्तान। क्या नाम था, सुल्तान। तो सुल्तान ने क्या किया, सुल्तान ने अचानक से परिस्थिति को समझकर उसका हल कर दिया। तो यही है। तो कोहलर के द्वारा किस पर प्रयोग, तो कोहलर एक गेस्टाल्टवादी है और कोहलर के द्वारा चिंपैंजी पर प्रयोग किया गया। उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। तो ये छोटे छोटे बातें, छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। पावलोव, भाई पावलोव के द्वारा कौन सा सिद्धांत, तो पावलोव के द्वारा दिया गया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था इवान पावलोव के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल, ये भी यहाँ पे इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। जीन पियाजे के बारे में भाई पता ही है सबको, बहुत बार बोल चुका हूँ। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आपके जीन पियाजे ने। साथियों कई बार क्वेश्चन पूछा है कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो अगर बात करें वाइगोत्स्की की, तो जो वाइगोत्स्की है इनके द्वारा सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया था वाइगोत्स्की ने। पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का, पावलोव साहब ने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और आपका गेस्टाल्टवादियों में जो प्रमुख सिद्धांत मैंने बताया जो इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग है, जो वोल्फगैंग कोहलर ने दी, जो एक प्रसिद्ध गेस्टाल्टवादी है, वो हमने यहाँ पे बता दिया। साथियों थोड़ा सा हो सकता है कि आज की वीडियो थोड़ी जल्दबाजी में बना रहा हूँ, लेकिन एफर्ट्स पूरे डाल रहा हूँ अपने। अगर आपको वीडियो में थोड़ी कमी लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोज़ को आप शेयर करें, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको अलग से बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व के विकास में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका है। बात करें व्यक्तित्व के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, तो देखिए भैया आपकी परीक्षाओं की तो नहीं हो सकती बिल्कुल भी, वंशानुक्रम की ओनली नहीं हो सकती, या सिर्फ वातावरण की नहीं हो सकती। देखिए मेरा मानना है, देखिए इन दोनों की हो सकती है, वंशानुक्रम की भी हो सकती है। व्यक्तित्व का विकास जो होगा, एक पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट होगी वो क्या हो सकती है, आपकी इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी, ये तो है ही है, माँ बाप से आएगी भाई। एनवायरनमेंट से भी व्यक्तित्व का जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा उससे भी होगा भैया। तो ये दोनों ही जो ऑप्शन है सी और डी, वो ऑप्शन ए में दे दिए हैं। तो आपको याद रखना है वंशानुक्रम और वातावरण की जो अंतःक्रिया होगी, ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसी से आपका क्या है, व्यक्तित्व के विकास में ये बहुत मदद करने वाला है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। देखिए परीक्षाएं तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान ने आप सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, और उसके बाद सबसे पहले उसने फिर मन का त्याग किया, फिर उसने चेतना का त्याग किया, फिर उसने व्यवहार को अपनाया। तो ये जो है वो वर्तमान में जो है ये व्यवहार को अपनाए हुए है। ये कथन किसका है,
तो भाई वर्तमान में व्यवहार के ढंग को इसने अपना, तो ये कथन जो है वो बहुत फेमस कथन है। और ये जो दिया है वो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा, तो वुडवर्थ साहब के द्वारा दिया गया है। वुडवर्थ साहब के द्वारा ये कथन बोला गया है कि भैया पहले ये जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, फिर वर्तमान में जो है मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है, आपका व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का मनोविज्ञान है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले हैं, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगर बात करें वुडवर्थ साहब की, तो इनके द्वारा SOR सिद्धांत, जिसको आप बोलते हैं स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स, तो उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो दिया था विलियम वुडवर्थ ने। वुडवर्थ एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने अधिगम के जो सिद्धांत है उन पे भी थोड़ा बहुत कार्य किया था। अच्छा, ऑप्शन में एक नाम दिया है बुंट। ये बुंट है, इनका नाम है विलियम बुंट। अगर बात करें विलियम बुंट की, तो विलियम बुंट के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी, तो विलियम बुंट के द्वारा यहाँ पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, आपका संरचनावाद का सिद्धांत। तो संरचनावाद का जो सिद्धांत है वो विलियम बुंट के द्वारा दिया गया। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि जो इंट्रोस्पेक्शन, आपका आत्मनिरीक्षण जो पद्धति है, आत्मनिरीक्षण जो आपका जो पद्धति है उसको किसने विकसित किया, तो इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है वो भी आपका किसने दिया था, आपका विलियम बुंट ने दिया था। आपका ये सारी की सारी बातें, और प्रथम मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने लगाई, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लगाई थी आपकी विलियम बुंट ने, वो लगाई थी 1879 में। तो 1879 में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लगाई थी विलियम बुंट ने। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। कहाँ लगाई थी, तो ये लगाई थी जर्मनी में। जर्मनी के कहाँ पर, लिप्जिंग में। तो जर्मनी के लिप्जिंग में पहली प्रयोगशाला, ये क्वेश्चन कई बार आपकी जो ये आपका पेपर रहने वाला HP टेट, वहाँ पे कई बार पूछा गया है। तो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग में किसने लगाई थी, तो वो लगाई थी भैया आपका विलियम बुंट ने। ठीक है, इसीलिए इनको प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जो है वो ये जो दिया है वो किसने दिया है, तो वो भी आपका किसने दिया, तो वो भी आपका विलियम बुंट साहब के द्वारा दिया गया है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। देखिए, तो वाइगोत्स्की के अनुसार है वो आपका जो सीखने को पुनर्वलन से पृथक नहीं किया जा सकता, ये तो नहीं हो सकता। व्यापार में मापने योग्य परिवर्तन से पृथक नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं हो सकता। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक प्रत्यक्षकरण और अवधानक नहीं, ये भी नहीं हो सकता भाई। अवधानात्मक प्रक्रियाओं से क्यों होगा, हाँ ये मुझे लग रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। क्योंकि भाई देखो एक तो सामाजिक अंतःक्रिया, जब संज्ञानात्मक विकास और सीखने की जो प्रक्रिया है वो समाज और संस्कृति के बीच होने वाली एक इंटरेक्शन है, अंतःक्रियाओं का एक परिणाम है। चाहे सीखने की प्रक्रिया में हम सीखने की प्रक्रिया चाहे समाज से सीख रहे हैं, चाहे संस्कृति के बीच जो इंटरेक्शन हो रही है वो भी एक क्या है, संज्ञानात्मक विकास टाइप ही है। ठीक है, उसी प्रकार तो ऑप्शन नंबर डी, देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार जो लर्निंग है, सीखने को उसके सामाजिक संदर्भ से कभी भी अलग नहीं। अगर हम उसको समाज में, वो व्यक्ति नहीं होगा, है ना, क्योंकि जो बच्चा है वो कैसे सीखता है, आसपास के परिवेश से, आसपास के लोगों से, उसकी भाषा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो सामाजिक वातावरण से उसको अलग करके नहीं देखा जा सकता। मेरे मुताबिक संदर्भ का महत्व यही है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा साइकोलॉजी समझने में मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल चीज़ों को आसान बनाना हमारा काम होता है, उसको पढ़ना हमारा काम होता है। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि अधिगम डिजाइन पर किसके द्वारा बल दिया गया। तो अधिगम डिजाइन पर जो बल दिया गया वो दिया निर्मितवाद, कंस्ट्रक्शन। तो भैया देखिए निर्मितवाद क्या है, तो ये विचारधारा मतलब कि इस बात पर जोर देती है कि जो विद्यार्थी है वो अपने जो उसके अनुभव है, उसके जो एक्सपीरियंस है या ज्ञान के आधार पर स्वयं खुद अर्थ का निर्माण करता है। तो इसीलिए जो अधिगम डिजाइन है, अधिगम डिजाइन का मतलब है आपका लर्निंग डिजाइन। इसमें मतलब कि सबसे अधिक जो बल दिया जाता है वो सीखने का वातावरण जहाँ छात्र सक्रिय रूप से खुद काम कर सके, मतलब खुद ज्ञान का सृजन कर सके। तो निर्मितवाद यहाँ पे आएगा। निर्मितवाद का मतलब ये होता है, मतलब ऐसी विचारधारा होती है जहाँ पे जो बच्चा है वो खुद काम करेगा। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पे व्यवहारवाद, तो मुख्य रूप से जो स्टिमुलस और अनुक्रिया,
उस पर जो आधारित होगा वो आपका बिहेवियरिज्म होगा, व्यवहारवाद होगा। उसी प्रकार आपका गेस्टाल्टवाद, तो ये अपूर्ण से अंश की ओर, वॉल से पार्ट की ओर, मतलब कि जो सीखने की जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है उस पर काम करता है। तो तीनों बातें मैंने निर्मितवाद भी बता दिया। व्यवहारवाद जो कि स्टिमुलस टू रिस्पॉन्स की ओर बात करता है, उदाहरण पहले दोगे तो काम करेंगे। गेस्टाल्टवाद जो कि आपका संपूर्ण बात करेगा, सीखने की अंतर्दृष्टि की, वॉल टू पार्ट की बात करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ कल्चरल एंड बायो सोशो डेवलपमेंट। मानव के सांस्कृतिक एवं जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है, सोशो कल्चरल जो थ्योरी है वो दी थी। भाई इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु अगर मैं बात करूं तो सामाजिक अंतःक्रिया, क्योंकि वाइगोत्स्की मानता था कि जो बच्चे का जो विकास है वो समाज और संस्कृति के साथ इंटरेक्शन के माध्यम से होता है। जो समाज है, जो संस्कृति है, वो आपस में मिलेंगे। तो ये सेम क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुए थे थोड़े बहुत। और दूसरी इसने जेपीडी की बात की थी, जिसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब कि आपका जो है, इसने इसमें स्कैफ फोल्डिंग की बात की थी और ये सारी बातें इसने की थी। उसी प्रकार आपका ऑप्शन में दिया है वॉटसन। वॉटसन के द्वारा कौन सी थ्योरी दी? तो वॉटसन को बोलते हैं फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। व्यवहारवाद का जनक आपका जेवी वॉटसन को बोला जाता है। इवान पावलव, थोड़ी देर पहले पढ़ा, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? आपकी इवान पावलव ने दी थी। भाई मास्लो के द्वारा दिया गया था आपका हायरार्की ऑफ नीड्स, आपकी आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत। आपको पता है ना, आवश्यकताओं का पद, साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, ये आपका एस्टीम नीड्स। तो सारी की सारी जो बातें बोली वो मास्लो। तो हायरार्की ऑफ नीड्स हम आगे जब हमारे अगला जो पार्ट आने वाला है वहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो इन सभी के बारे में हमने पढ़ लिया। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्मृति की कितनी अवस्थाएं होती है? तो देखो स्मृति की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? तो पहली होती है आपकी संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी। मतलब कि जहाँ पे हमें 1 सेकंड से भी, मतलब कि जो मान लो हमारे माइंड पे जो जानकारी जो है, सेंसरी मेमोरी वो मेमोरी होगी जो जानकारी को बहुत कम समय के लिए हमारे माइंड में रखती है। मतलब कि आपको डिटेल से याद रखनी है कि 1 सेकंड से भी कम जब हमारे माइंड में जानकारी जाएगी तो उसको बोलते हैं संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी। दूसरी होती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब होता है जब हम जानकारी को 20 से 30 सेकंड के लिए याद रख पाते हैं, वो होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। अल्पकालीन स्मृति होती है थोड़े समय के लिए। तो अल्पकालिक स्मृति कौन सी होती है? तो थोड़े समय के लिए जब हम, अल्पकालिक स्मृति वो स्मृति होती है जब हम चीज़ों को थोड़े समय के लिए याद रखते हैं, तो उसको बोलते हैं अल्पकालिक स्मृति। और तीसरी जो स्मृति का प्रकार है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसको बोलते हैं दीर्घकालिक स्मृति। अब आप बोलेंगे दीर्घकालिक स्मृति क्या होती है? तो दीर्घकालिक स्मृति वो स्मृति साथी होती है जिसमें हम जानकारी को लंबे समय या स्थायी रूप से याद रख सकते हैं। मतलब कि थोड़े समय के लिए नहीं। तो जब बहुत कम समय के लिए, 1 सेकंड का समय के लिए याद रखें तो वो सेंसरी मेमोरी होती है, संवेदी स्मृति होती है। थोड़े 20 या 30 सेकंड के लिए याद रखें तो अल्पकालिक स्मृति होती है। और थोड़े और ज़्यादा समय के लिए तो होती है दीर्घकालिक स्मृति। तो स्मृति के तीनों प्रकार देख लिए। इसकी अवस्थाएं कितनी होती है? 3 होती है। कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है, इवान पावलव कहाँ के रहने वाले हैं? तो इवान पावलव एक जो है वो किस देश के थे? तो इवान पावलव की जब भी मैं बात करता हूँ तो ये एक रूसी जो है मनोवैज्ञानिक थे। साथियों इवान पावलव के एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और उनकी जो थ्योरी है, थोड़ी देर पहले बोला क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और इसी थ्योरी के लिए उनको 1904 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला है? 1904 में इनको नोबेल मिला है। तो साथियों अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर लिखिए हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज। आज की वीडियो में थोड़ा सा तबीयत करके थोड़ा प्रॉब्लम थी, इस करके हल्का सा वीडियो में आपको लग रहा होगा। मैंने जो वीडियो भी बनाई थी वो तैयार करी थी, लेकिन उतनी परफेक्टनेस जो हर दिन रहती है वो आज नहीं रह पाई होगी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो यार तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव।